नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 19 अप्रैल 2024 और असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का ये आर्टिकल जहां पर बात की गई है सैटेलाइट टाउन के बारे में। नाउ ये असम ट्रिब्यून में ही ये इसके बारे में दिया हुआ था, तो मुझे लगा दैट ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप सभी को जानना चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव में, ये भी मैं बतलाऊंगा। यहाँ पे बात की गई है सैटेलाइट टाउन, प्रेजेंटेशन ऑन प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउन। देखो, एक्चुअली ये टॉपिक था जयपुर का कोई टाउन के डेवलपमेंट के बारे में, बट देखते हुए दैट असम भी इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है और असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा है विद पॉपुलेशन दैट इट इज़ वेरी मच एविडेंट दैट गुवाहाटी के साइड में भी, गुवाहाटी के आसपास में एक सैटेलाइट टाउन को गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे, और वो मैं डिस्कस भी करूँगा। बट पहले तो सैटेलाइट टाउन के बारे में कॉन्सेप्ट तो समझ जाइए, उसके बाद ना डिस्कस करेंगे दैट ये गुवाहाटी के सामने क्या होगा, राइट। तो देखो, जैसे बहुत समय कोई भी पेरेंट सिटी, दैट इज़ कोई भी बड़ा सिटी जब डेवलप होता है ना, क्या होता है दैट ये धीरे धीरे एक्सपैंड होता है हर सिटी, ठीक है। कभी कभी एक्सपेंशन रेट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है एक्सपेंशन दैट आजू बाजू वाला, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे से एक हाईवे गया है, इधर एक हाईवे गया है, यहाँ पर एक हाईवे गया है, राइट। अब क्या होता है ना, एक्सपेंशन इतना ज़्यादा होता है दैट यहाँ से बाहर से बहुत लोग माइग्रेट करके आते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा माइग्रेशन होता है, इतना ज़्यादा माइग्रेशन होता है दैट एक टाइम में ना इस शहर का जो कैपेसिटी है वो एक्सीड कर जाता है, राइट। अब इसीलिए गवर्नमेंट बनाती है सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट क्या होता है बताइए। तो जैसे ये अर्थ हुआ, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूमता है ना। सैटेलाइट क्यों घूमता है? जिससे अर्थ को वेरियस सिग्नल्स भेज सके। वैसे ही जैसे देखो, ये मेन अर्थ से दूर में रहता है ना, वैसे ही ये जो मेन सिटी है ना, उस सिटी से थोड़ा दूर अलोंग द हाईवेज ही एक टाउन का सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी को कहा जाता है सैटेलाइट टाउन। बहुत समय वो गवर्नमेंट सेटअप करती है, बहुत समय वो अपने आप बिल्डर्स लोग सेटअप करते हैं, राइट। सैटेलाइट टाउन्स क्यों बनता है, सबसे पहले तो ये फोकस करते हैं। देखो, सैटेलाइट टाउन्स इसलिए होता है क्योंकि जिससे यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर ना हो, इस पॉपुलेशन प्रेशर को बाहर, शहरों से बाहर जिससे शिफ्ट किया जा सके, इसीलिए सैटेलाइट टाउन्स बनाया जाता है। अब ये टाउन ऐसा होता है जो कि छोटा मोटा टाउन होता है, जिसमें बेसिक कम्युनिटीज़ को फुलफिल करने के लिए सब कुछ रहता है, खाना पीना, पानी शानी, ये सब कुछ रहता है ना। बट हाँ, सारे फैसिलिटीज़ भले ही नहीं मिलते हैं, बट यहाँ ये भी एक छोटा मोटा टाउन सेटअप किया जाता है, तो इसको कहा जाता है सैटेलाइट टाउन। सेटलमेंट ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो याद ज़रूर से रखिएगा, और ये इसलिए भी याद रखने का ज़रूरत है क्योंकि देखिए, December 8, 2022 टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था जहाँ पे आसाम का पहला सैटेलाइट टाउन विल कम अप इन जागीरोड। ऑफ कोर्स गुवाहाटी से थोड़ा दूर है, एंड यहीं पर क्यों सेटअप किया जा रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स जिससे इसका पॉपुलेशन प्रेशर को एब्जॉर्ब किया जा सके आउटसाइड गुवाहाटी। समझ रहे बात, राइट। सो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। यहाँ पे बात की गई है आसाम इज अमंग द 5 स्टेट्स जो कि अकाउंट करता है फॉर 60% ऑफ ऑल द ट्री कवर लॉस जो क्या इंडिया में हुआ है बिटवीन 2001 से लेकर 2023 के बीच में। तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के द्वारा। पहले तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में देख लेते हैं दैट ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। हाँ, देखो, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या डेटा और टूल प्रोवाइड करता है जिससे कि आप मॉनिटर कर सके थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट को। इसको एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा 1997 को। और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है ना, ये यूज़ करती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कि अलाउ करता है एनीवन टू एक्सेस द नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर एंड हाउ फॉरेस्ट आर चेंजिंग अराउंड द वर्ल्ड, राइट। सो रिपोर्ट में बोला गया दैट इंडिया ने अराउंड 2.33 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज 6% ऑफ द ट्री कवर जो है ये लॉस कर दिया सिंस द ईयर 2000। और लॉस भी क्या हुआ है? लॉस प्राइमरी फॉरेस्ट का हुआ है। प्राइमरी अराउंड डेटा दिया गया दैट 4.1% जो प्राइमरी फॉरेस्ट है ना, 2002 से 2023 के बीच में तो लॉस हो चुका है। प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होता है? प्राइमरी फॉरेस्ट एक मैच्योर नेचुरल फॉरेस्ट है
जिसको रिसेंट हिस्ट्री में डिस्टर्ब नहीं किया गया था, वो भी फॉरेस्ट खत्म हो रही है ना। और ह्यूमिड इसलिए दिया गया क्योंकि दैट इज फाउंड इन ह्यूमिड रीजन, तो इसीलिए राइट। लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट का बारे में भी डेटा बोला गया दैट 90% जो टोटल ट्री कवर लॉस हुआ है ना इंडिया में 2013 और 2023 के बीच में, वो नेचुरल फॉरेस्ट से हुआ है। और मैक्सिमम ट्री कवर लॉस जो हुआ था वो 2017 को हुआ है, राइट, जिसमें हाईएस्ट ट्री कवर लॉस कौन कौन से स्टेट्स में हुआ है? 5 स्टेट्स में हो। उन 5 स्टेट्स में कौन कौन है? देखो, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। एक है असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। कैन यू सी दैट? राइट, सो ऑल दीज स्टेट्स आर ऑफ कोर्स हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। सो या ओके, मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, असम ट्रिब्यून से अगेन ये आर्टिकल उठाया गया है। यहाँ पे हम लोग PMLA के इन्फोर्समेंट एंड बियॉन्ड एक आर्टिकल आया था, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, उसके इन्फोर्समेंट। नाउ बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज एग्जिस्ट कर रही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में, तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट हम मल्टीपल पिटिशंस एंड रिकंसिडरेशंस के बाद बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। इस PMLA दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इंटरप्रिटेशन एंड लीगल रैमिफिकेशंस अगर देख लीजिएगा तो रिसेंटली मंदन लाल जजमेंट में कैटेगराइज किया गया दैट इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो ये लोग रिपोर्ट बनाती है ना इन्फोर्समेंट मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उसको क्लासीफाई किया गया एज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। और बोला गया है जैसे FIR को शेयर किया जाता है ना एक्यूज के साथ, वैसे इस इंटरनल डॉक्यूमेंट को दैट इज इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को शेयर नहीं किया जाएगा विद एक्यूज्ड। बट बोला जा रहा है दैट ये जो एस्पेक्ट है ना, इससे कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही है एज टू हाउ द ED शुड इन्फॉर्म द एक्यूज्ड ऑफ अरेस्ट। मतलब देखो, हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में देखिएगा ना, तो उसमें क्लियरली बोला गया अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका ग्राउंड बोलना तो पड़ेगा दैट मैं किस लिए तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप यही नहीं दे पा रहे हो तो क्या चीज़ का अरेस्ट, राइट? तो ये तो सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इनफैक्ट 2023 को ही अगर बोलेंगे, एक केस आया था पंकज बंसल केस, उसमें उसके समय पता है क्या बोला गया था? उसके समय बोला गया था दैट ED मस्ट प्रोवाइड डिटेल्ड रिटन ग्राउंड फॉर अरेस्ट डिपार्टिंग फ्रॉम मदन लाल। अब देखो, यहाँ एक जगह में बोलते हो आप दैट ED को डिटेल रिपोर्ट देना पड़ेगा, दूसरे जगह आप रिपोर्ट बोल रहे हो दैट नहीं ये तो हम लोग इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसको शेयर नहीं करेंगे। ये क्या बात है भाई? इंटरनेशनल ओरिजिन एंड मैंडेट्स अगर देख लीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया तो आया कैसे? बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, जैसे UN वियना कन्वेंशन ऑन ड्रग, पैलेमेरो कन्वेंशन 2000 एंड FATF के रिकमेंडेशंस के थ्रू फाइनली ये बॉडी बनाई गई थी, जो क्या क्रिमिनलाइज करती है मनी लॉन्ड्रिंग और मैंडेट करती है दैट अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ तो उस सेक्टर में यही ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, ट्रेस और कॉन्फिस्केट करेगी अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, अगर इस क्रिमिनल एक्टिविटी से अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी को अटेन करते हो तो, राइट। और बहुत सारे बॉडीज़ को एम्पावर किया गया इस एक्ट के अंदर, जैसे ED, एजुकेटिंग अथॉरिटी है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है और स्पेशल ट्रायल कोर्ट को भी एम्पावर किया गया है। बेल प्रोविजंस और प्रिजम्पशंस अगर देख लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, राइट, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल केस में क्या होता है ना दैट हमें अगर कोई भी गिल्टी है तो उसको माना जाता है दैट वो इनोसेंस है जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं कर दिया जाता है। बट यहाँ पर तो आप प्रीमैच्योरली अरेस्ट कर ले हो, राइट? तो इससे क्या है, ये तो इनडायरेक्ट हो गया ना, मतलब आप पहले ही गिल्टी मान ले रहे हो उससे, जब तक प्रूफ नहीं हुआ तब तक तो इनोसेंस मानना पड़ेगा ना, बट हम तो यहाँ पे पहले ही गिल्टी मान ले रहे हैं। और इन कंसर्न यही है ना दैट इस एक्ट का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ के भी प्रोविजंस है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स आए और अरेस्ट आए जिसमें द ED's ट्रायल कंप्लीशन रेट एंड कॉन्फिगरेशन एसेट्स रिमेन द लो। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। चलो इसमें अनडाउटेडली ED के परफॉर्मेंसेस को हम लोग देखो, ये सब क्या एक्सेप्शनल केसेस है, बहुत पैसों वाला केसेस है, बट आप इन केसेस का हवाला देके सारे केसेस को तो आप सही नहीं बोल सकते हो ना। इसलिए बोला गया कंसर्न्स अराइजेस ओवर द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पावर। कंट्रोवर्सीज जो कि सराउंड कर ली है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वो अंडरस्कोर करती है द नीड फॉर क्लैरिटी इन
लीगल इंटरप्रिटेशन, जिसके थ्रू बैलेंस किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन पावर विद सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल्स राइट एंड इंश्योरिंग इफेक्टिव इन्फोर्समेंट विदाउट मिसयूज। physics.org में एक आर्टिकल आया था जहाँ पे जायंट रोग वेव्स के बारे में बोला गया था, जिसमें एक यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न जो है वो एक्सपेडाइट कर रही थी ऑन द सदर्न ओशन। सदर्न ओशन बोले तो ये वाला नीचे वाला ओशन, 5 ओशन है ना, कौन कौन ओशन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो तो, राइट। सो इसमें पाला गया दैट विंड जो है एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है इन क्रिएशन ऑफ मैसिव रोग वेव्स। मुझे पता नहीं दैट ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न वाले लोगों ने शायद ज्योग्राफी पढ़ा नहीं होगा, ज्योग्राफी का बुक शायद उनको मेरे पास आना होगा, तब मैं उसको पढ़ा दूंगा दैट भैया देखो सदर्न ओशंस में जो है ना, देखो इनफैक्ट सदर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें दोस्तों, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा दैट सदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्लीज जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होती है, राइट। और 40 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड में अगर देख लीजिएगा वेस्टर्लीज को हम लोग अलग अलग नाम देखते हैं, जिसमें रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिकिंग 60s इन वेस्टर्लीज का नाम है। अब ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में अगर देख लोगे ना, यहाँ पे लैंड मास ज़्यादा है नहीं, लैंड मास ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो विंड चलती है ना ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती है एंड इतनी ज़्यादा भयानक विंड्स होती है दैट इन विंड्स के कारण बहुत ही रोग वेव्स हमको देखने को मिलती है, राइट। तो यही चीज इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया और कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट आर्टिकल, यहां पे हम लोग बात करेंगे इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमिटी के रिलेटेड। इंडिया इसरो के थ्रू एम कर रही है दैट हम लोग को 2030 तक एक डेब्री फ्री स्पेस मिशन हम लोग लॉन्च कर सके एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड एट 42nd इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी का एनुअल मीट। तो ये जो इनिशिएटिव है ये सीक करती है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द इंडियन स्पेस एक्टर्स, जिसमें गवर्नमेंटल एजेंसीज है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है, जिससे आउटर स्पेस को जंक फ्री बनाया जा सके, डेब्री फ्री बनाया जा सके। देखो स्पेस के अगर आउटर स्पेस में अगर डेब्री होगा ना, तो कल को अगर हम लोग कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है दैट हमारा सैटेलाइट इन डेब्री से टकरा जाए, अच्छा वाला सैटेलाइट को अगर नुकसान पहुंच जाए। अब देखो वहाँ पे अगर नुकसान, तो वहाँ पे क्या कोई मैकेनिक को भेजोगे क्या स्पेस में? आई मीन दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली ऑफेंस, राइट, है ना। 5-10 रुपये में तो ठीक नहीं होगा, 100-200 हज़ार रुपये में भी ठीक नहीं होगा, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, समझ लो बात। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट स्पेस को हमें डेब्री फ्री करना पड़ेगा और इसरो हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिससे स्पेस को एक्सप्लोर और यूटिलाइज किया जा सके, जिसमें फोकस रहेगा दैट कैसे हम लोग नॉन फंक्शनल स्पेस क्राफ्ट को जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर सके और प्रिवेंट कर सके दैट अगर नॉन फंक्शनल स्पेस क्राफ्ट है उससे जिससे डेब्री स्पेस में ना क्रिएट हो सके, राइट। सो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मैन मेड एज वेल एज नेचुरल डेब्री इन द स्पेस। इनफैक्ट इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है इसको फाउंड किया गया था 25 अक्टूबर 1993 को और इसका एम था दैट कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सके एफर्ट्स जिससे डील किया जा सके विद डेब्री इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इनफैक्ट ये जो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी है ना, ये रिकॉग्नाइज करती है एज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टेक्निकल अथॉरिटी ऑन स्पेस डेब्री, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द हिंदू का ये आर्टिकल जहाँ पे सीसी नोजल्स के बारे में, दैट इज कार्बन नोजल को बनाया गया रिसेंटली रॉकेट इंजन्स के लिए और ये किसके द्वारा अचीव किया गया? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। तो इन्होंने ये एक लाइट वेट कार्बन नोजल बनाया गया, ये है वो कार्बन नोजल जो क्या रॉकेट के इंजन्स में लगेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या है ना, दैट ये जो डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, ये इसमें एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग चढ़ा हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड का, राइट। अब इससे क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसका एक फ़ायदा, प्लस ये जो है थर्मली इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस भी फेस कर सकता है, कोरोजन भी नहीं होगा और इसकी ऑपरेशन जो है हम लोग ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो करंटली एम्प्लॉय करेगा ये ट्विन इंजन विथ नोजल्स जो क्या कोलम्बियन एलॉय के द्वारा बनाया जाता है एंड बाय रिप्लेसिंग द इंजन्स विथ सीसी नोजल्स ए मास रिडक्शन भी अचीव कर पाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या था पता, 67% जो है मास जो नोजल्स का वो घट जाएगा और इससे फ़ायदा ये होगा दैट सैटेलाइट के थ्रू से फॉर एग्जांपल हम लोग आज तक से फॉर एग्जांपल 200 किलो का कोई भी पेलोड भेज सकते थे स्पेस में, राइट। बट अभी अगर 67 अगर 15 किलो घट जाएगा तो 15 किलो और भी एक्स्ट्रा हम लोग भेज सकते हैं, राइट। तो यही बोला गया दैट सब्सटीट्यूशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज द पेलोड कैपेसिटी बाई 15 kg, ठीक है, समझ में आ गया। सो चलो, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वे सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।